सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शीर्षक क्या निराश हुआ जाए के बारे में बताने आया हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य जगत में प्रवेश एक निबंधकार एवं आलोचनात्मक कवि के रूप में, आलोचनात्मक रचनाकार के रूप में प्रवेश हुआ है। इनका जन्म 9 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। चूंकि इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए संस्कृत इनके रग रग में बसी हुई थी। इनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। यूं तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई और वहीं से इन्होंने मिडिल परीक्षा पास की। इसके पश्चात उन्होंने इंटर की परीक्षा और ज्योतिष विषय लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। चूंकि ज्योतिष और संस्कृत इनको विरासत में मिली थी, इसीलिए संस्कृत और ज्योतिष के प्रति इनका विशेष लगाव था और इसीलिए इन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त करने के लिए, आचार्य की डिग्री प्राप्त करने के लिए ज्योतिष विषय को ही चुना। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात द्विवेदी जी शांति निकेतन चले गए और कई वर्षों तक वहां हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। शांति निकेतन में यह ईश्वर का वरदान ही था कि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से का सानिध्य मिला और उन्हीं के प्रभाव से इन्होंने साहित्य का गहन अध्ययन और उसकी रचना प्रारंभ की। इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली, उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे, इसीलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्य जगत में कहा जाता है। इन्हें भक्तिकालीन साहित्य का भी अच्छा ज्ञान था। लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री प्राप्त की। हालांकि कहा जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें यह उपाधि विशेष सम्मान के रूप पर दिया था। निबंधकार होने के नाते निबंध के विषय इनका भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन आदि है। द्विवेदी जी के निबंधों में एक ओर जहां विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता रहती है, वहीं इनकी भाषा विशुद्ध, परिमार्जित, खरी बोली होती है। परिमार्जित का अर्थ होता है विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ। इनके खास विशेषता यह है कि इनके भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित कर उनका प्रयोग करना। इनकी रचनाओं में भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। एक तो प्रांजल व्यावहारिक भाषा है
जिसको कि हम आंचलिक भाषा भी कहते हैं। और इस आंचलिक भाषा में क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों, विभिन्न रहन सहन एवं विभिन्न भाषाओं का देश है, इसीलिए आंचलिक भाषाओं का प्रयोग कर इन्होंने साहित्य को जितनी समृद्धि दी वह शायद कोई नहीं दे पाया। आंचलिक भाषा लिखने का उद्देश्य, आंचलिक भाषा प्रयोग करने का इनका उद्देश्य यह था कि साधारण से साधारण लोग भी इनकी रचनाओं को पढ़कर उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। दूसरी जो इनकी भाषा की विशेषता देखने को मिलती है वह है संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा। यानी इनके भाषाओं में तत्सम शब्द का प्रयोग बहुत ही दिखाई पड़ता है। इनका हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक भी हैं। इन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई। उनका हिंदी साहित्य, यानी यूं कहें उनका निबंध साहित्य हिंदी साहित्य जगत की एक अस्थायी खजाना है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि के द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी की कुछ भाषागत विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, सहज स्वाभाविक भाषा। इन्होंने सरल, स्वाभाविक और सहज रूप में बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो कृत्रिम हो और सहजता का जिसमें अभाव हो, तथा इन्हीं सबको नकारते हुए इन्होंने जन सामान्य की भाषा द्वारा गंभीर तथ्यों को भी बड़ी सरलता से प्रस्तुत कर दिया। भावानुकूल सहज शैली का उदाहरण उनके निबंध में प्रयोग किया गया, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यह देखने योग्य है। दूसरा, इनके निबंध में इन्होंने संस्कृत शब्दावली को प्रायः तत्सम रूप में ही स्वीकार किया गया है। इन्होंने संस्कृत शब्दावली को प्रायः तत्सम रूप में ही स्वीकार किया है, जैसे अचंचल, ग्रहण त्याग, निकृष्ट, निर्जन, ज्योति आदि अनेक तत्सम शब्द स्पष्ट रूप से इनकी भाषा में, इनकी रचना में दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचनाओं में सूक्तियों का भी प्रयोग बड़ी आसानी से किया गया है। इन्होंने अभिव्यक्ति को गहनता के साथ प्रस्तुत करने, भाषा को लोकप्रिय, सरस और मनोरंजन बनाने के साथ साथ अपने मत का समर्थन करने हेतु हिंदी, बंगला आदि भाषा की सूक्तियों का प्रयोग किया है। जैसे इन्होंने बांग्ला मिश्रित संस्कृत का जो प्रयोग किया है उसका उदाहरण है, संसारे ते लविले क्षति पाइते सुवंचना टोमा के जैन करी संशय। यानी इस संसार में जो नुकसान को भी अमृत के समान ग्रहण कर लेता है, उस नुकसान के कारण, उस झूठ के कारण निराश नहीं होकर आशावादी हो जाता है। उसके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। द्विवेदी जी की भाषा की एक वानगी देखी जा सकती है जो उनके अनुकूल शब्द चयन को प्रदर्शित करती है। जैसे उसके चेहरे पर एक जगह इन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया है कि उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। यह
भावानुकूल शब्द चयन का एक उदाहरण है। इन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के स्मृति कोश में शब्दों का असीम भंडार पाया जाता है। उन्होंने इस निबंध में कई स्थलों पर प्रचलित भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है, जैसे गुमराह, कायदे, पर्दाफाश इत्यादि। ये सब आंचलिक भाषा के शब्द हैं, जिसमें कुछ उर्दू है, कुछ बांग्ला है, कुछ हिंदी है, कुछ संस्कृत है। इस प्रकार भाषा निबंध के प्रवाहमयता में सहायक है और विषयानुकूल भी। यदि इनकी भाषा की सरलता, सहजता एक नदी की धारा के समान निरंतर बहती रहती है और इसी ने निबंध की विषय वस्तु को पूरी तरह से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाषा की प्रांजलता से द्विवेदी जी के इस निबंध में विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता देखने को मिलती है। इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे इन्होंने कल्पलता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, कुटर, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर एक ओर जहां यह निबंध संग्रह लिखा, वही दूसरी ओर स्थूल साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य 77, साहित्य का मर्म जैसे आलोचनात्मक साहित्य का भी रचना की। यही इनकी विद्वता को नहीं आंका जाता। इन दोनों के अलावा इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास और इतिहास की आलोचनात्मक पुस्तकों की भी रचना की है। ऐतिहासिक उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पौधा, जिसे अनाम दास का पोथा भी कहा जाता है, क्योंकि किसी बीज से ही पौधे का निर्माण होता है। उसी तरह इस अनाम दास के द्वारा किए गए विचारों का पौधा, संस्कारों का पौधा उस पोथा से ही निकला जो इनकी रचना का प्रमुख आधार था। इतिहास में भी इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य इत्यादि रचनाएं की। द्विवेदी जी अपनी बात को सरल सहज रूप में कहते हैं। इनकी भाषा बोलचाल की भाषा रही है। इन्होंने सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपने लेखन में स्थान दिया, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। इन्होंने गंभीर शैली में साहित्य सृजन किया। हिंदी साहित्य के जगत में इन्हें लोग एक विद्वान समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में प्रसिद्धि दी है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक निबंधकार जिस रूप में इन्होंने साहित्य जगत में प्रवेश किया, वही इनकी मूल भावना और मूल उद्देश्य है। अतः इन महान रचनाकार का लेखक परिचय देखते हुए इनकी रचनाओं को विशेष ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के युग में इनकी रचनाएं, इनका यह निबंध मनुष्य को निराशावादी से बदलकर आशावादी बनने में सहायक सिद्ध होती है। क्योंकि आज लोगों को लगता है कि समाज में केवल बुराइयां ही रह गई है और अच्छाइयां समाप्त हो गई है, क्योंकि आज समाचार पत्र में रोज ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। मानव को ऐसा लगने लगा है, जनमानस के दिमाग में एक बात बच गई है कि उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होती जा रही है। इन सब के बावजूद लेखक के अनुसार आज भी सेवा, ईमानदारी
अच्छाई और सच्चाई के मूल्य समाज में स्थान बनाए हुए हैं। अभी भी एक मानव दूसरे मानव से प्रेम करता है तथा चोरी को बुरा समझता है। अतः निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां सब ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सब ओर शासन, जीवन, परिवार, सबों से लोग निराश हो चुके हैं, फिर भी आज लोग न्यायालय के प्रति आशावान हमेशा रहते हैं। उन्हें न्यायालय पर विश्वास होता है और वो जब किसी प्रकार का झगड़ा होता, संघर्ष होता, उस समय वो लोगों को कह देते हैं कि मैं तुम्हें न्यायालय में देख लूंगा। यानी अभी भी न्याय व्यवस्था पर लोगों का अटूट विश्वास भरा हुआ है। अतः हमें निराशावादी नहीं होकर हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद और घर में रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, दिए गए पाठों को पढ़ते रहिए, क्योंकि जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं या दिए जाते हैं, आज तक जितना भी प्रश्न दिया है, जितना भी हमने होमवर्क दिया है, अगर उसे आप करते रहेंगे तो सेंटअप टेस्ट और प्री बोर्ड में जो 20 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स होता है वह उसमें जुट जाएगा। इसीलिए घर में रहकर सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्य पर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।